हमारी पॉलिटी की आज तीसरी क्लास शुरू हो रही है, जिसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में है। जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। जब भारत का संविधान बना तब लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान लिखा गया। तो जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की क्या आवश्यकता होती है? व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना अनिवार्य है। भौतिक विकास क्या होता है? किसी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं, शिक्षा इत्यादि भौतिक विकास होता है, और वो भी नैतिक तरीके से। तो मौलिक अधिकार जो जिसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो प्रावधान था मौलिक अधिकार का, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार हैं उन्हें 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का निलंबन होगा। और तीसरा, मौलिक अधिकार में संशोधन होगा वो सदैव विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 संसद के उपस्थित हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में है। अगर कोई मामला या विवाद होता है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, उसके पश्चात हाई कोर्ट में जाएगा, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। मौलिक अधिकार भारत में अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार के प्रकार, जैसे संवैधानिक प्रकार, मूल अधिकार, कानूनी या विधिक, ये 3 प्रकार होते हैं। इन्हें हम देखते हैं। जैसे मूल अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार, कानूनी या विधिक। तो मूल अधिकार वो होते हैं जिनका जिक्र संविधान के भाग 3 में है, जिनका जिक्र संविधान के भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और दूसरा संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार वो अधिकार होंगे जो संविधान के भाग 3 से बाहर है।
जैसे संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए, और अंतरराज्यीय व्यापार जो आर्टिकल 301 में है। और कानूनी विधिक अधिकार वो होते हैं जो संसद या विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। मूल अधिकार कौन से होंगे? जो अधिकार संविधान के तीन भाग 3 में होंगे, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संवैधानिक अधिकार वो हैं जो संविधान के भाग 3 से बाहर हैं। भाग 3 से बाहर, जैसे 300 ए संपत्ति का अधिकार, 301 अंतरराज्य व्यापार, तो हमने देखा कि भाग 3 से बाहर के अधिकार संवैधानिक अधिकार होंगे। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। इसे फिर 300 ए में रख दिया गया। और आर्टिकल 301 अंतरराज्य व्यापार, अंतरराज्य व्यापार वह होता है जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के साथ व्यापार करे तो ये अंतरराज्य व्यापार है। और कानूनी या विधिक अधिकार वो होता है जो संसद या विधायिका द्वारा बनाया जाता है। जैसे मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश वह अवकाश होता है जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है या जन्म देने से कुछ मंथ पहले उसे अवकाश दे दिया जाता है ताकि वह स्वस्थ रहे। इसका एग्जाम्पल है मातृत्व अवकाश। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार बताओ क्या संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार? जो मतदान का अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार? मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है क्योंकि ये संविधान के भाग 3 से बाहर रखा गया है। इसका जिक्र आर्टिकल अनुच्छेद 326 में है। इसमें क्या है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है या उससे अधिक है उसका वोटर लिस्ट में नाम अंकित होना चाहिए। जैसे जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या 18 वर्ष से प्लस की आयु है उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। पहले
वोट डालने की उम्र जो थी वो थी 21 वर्ष। मूल संविधान में, मूल संविधान में 21 वर्ष थी, जिसे संशोधित किया गया और 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 61वां संविधान संशोधन किया गया और इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो वोट डालने की आयु का निर्धारण किया गया था वो थी 21 वर्ष। इसे 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दिया गया और उस टाइम पर राजीव गांधी की सरकार थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो वो की गई थी 61वां संविधान संशोधन के तहत। और ये किसकी सरकार में हुआ था? राजीव गांधी की सरकार में। अगर ये इसमें क्वेश्चन आ जाए तो ये हुआ था 1989 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो है 18 वर्ष। वर्तमान में भारत में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में है, जिसे हम एक एक करके बाद में देखेंगे। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है, यानी 23 और 24 दो आर्टिकल में है। समानता का अधिकार से मतलब है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। स्वतंत्रता, सभी को समान स्वतंत्रता होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। जैसे तुम किसी व्यक्ति को कार्य के लिए खेत में लेके जाते हो और एक तय मजदूरी है कि 400 रुपए उसे 8 घंटे के दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ शोषण किया जाता है, उससे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कार्य कराया जाता है और साथ ही उसे 400 रुपए की जगह 200 रुपए दिए जाते हैं। तो उसका एक तरीके से ये शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण दोनों होता है। तो हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। यानी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो हम एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक शामिल है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक शामिल हैं। ये भाग नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो हम एक एक करके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखते हैं। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य का क्या स्वरूप होगा, भारत का क्या स्वरूप होगा। और इसमें कहा गया है
कि जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें होंगी। जिसमें भारत सरकार में संसद, राज्य में विधानसभाएं होंगी और स्थानीय सरकारें शामिल होंगी, जैसे पंचायती राज्य। यानी कि भारत में एक सरकार होगी, जो संसद, राज्य में विधानसभाएं होंगी और ग्रामों में ग्राम पंचायतें होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का शून्यता। लॉ, मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई भी कानून शून्य घोषित होगा। अगर कोई ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों की को कम करता है, उनको दबाता है, तो अधिकार अपने आप में शून्य हो जाएगा। वो लॉ या विधि, कानून जो भी है वो शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा। यानी भारत में जितने भी नागरिक हैं, जो कानून है वो सभी के लिए समान होगा, चाहे वह अमीर वर्ग से हो या गरीब वर्ग से हो। सभी के लिए जो कानून है वो समान लागू होगा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सैलून में, अगर कोई सैलून है तो उसमें सभी के बाल काटे जाएंगे। ये नहीं कि विशेष धर्म के लोग ही बाल कटा सकते हैं और कुछ लोगों को उसमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सार्वजनिक जगह होती है, जैसे सार्वजनिक बस, सड़क, होटल, इसमें सभी का प्रवेश अनिवार्य है। किसी के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता है तो इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि रोजगार के अवसरों में समानता, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी आर्टिकल 16 के तहत गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सरकारी नौकरी, जो भी सरकारी वैकेंसी आएंगी, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और आरक्षण अपने नियम अनुसार लगेगा। यानी आर्टिकल 16 के तहत जितनी भी गवर्नमेंट की नौकरियां होंगी, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। ये नहीं है कि किसी को फॉर्म फिल करने से रोका जाए, किसी को ज्वाइनिंग लेने से रोका जाए। संविधान के तहत सभी को समान अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन से मतलब है कि हम किसी के साथ छुआछूत जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर, बसों में सभी लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ जाएंगे। यानी कि विशेष वर्ग के लोग अलग बैठे हैं, विशेष वर्ग के लोग अलग बैठे हैं। और अस्पृश्यता कोई करता है तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी। हम अगला आर्टिकल देखते हैं 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन। सरकार द्वारा नागरिकों को अनावश्यक उपाधि देने पर रोक। यानी उपाधियों का अंत होगा। जैसे पहले राजा होते थे तो उनके जो बच्चे होते थे उनके नाम के आगे राजकुमार लगाया जाता था। इस प्रकार की किसी भी उपाधि को धारण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार द्वारा दी जाएंगी वह उपाधियां रख सकते हो। जैसे किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के लिए, अगर आपको विदेश से कोई उपाधि मिलती है तो उपाधि रखने के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यानी विदेशी उपाधि रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगला आर्टिकल देखते हैं
अनुच्छेद 14 क्या कहता है? स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, वर्तमान में ये सिर्फ 6 हैं, जिसमें देखते हैं हम एक एक करके। अनुच्छेद 19 में पहली स्वतंत्रता क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। हम अपनी बात को रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 19 से। दूसरा क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के एकत्रित होने की तथा सभा करने की स्वतंत्रता। हम बिना हथियारों के, बिना शस्त्रों के एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, हम सभा आयोजित कर सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से मिलती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के तहत हम देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। कहीं भी देश के अंदर कहीं भी बसने तथा निवास करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के तहत हम देश में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हम कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई सा भी व्यवसाय अपना सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 से मिलती है। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। अब इसे किस में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 में। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए जो संविधान द्वारा, विधि द्वारा, जो नियम कानून के द्वारा जो सजा तय है वही दी जाएगी। एक अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, उसे एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। गरिमामय जीवन का क्या मतलब है? रोजी रोटी के लिए वह कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है, वह अपनी पसंद के वस्त्र पहन सकता है, वह विवाह कर सकता है। आर्टिकल 21 के तहत आप अपने मनपसंद का जीवन साथी चुन सकते हैं। इसमें आर्टिकल 21 के तहत अपने मनपसंद का जीवन साथी चुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए के तहत पहले आर्टिकल सिर्फ 21 था, 21 ए इसमें जोड़ा गया, संविधान संशोधन किया गया और इसे इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 ए के तहत, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? वो बनाया गया अनुच्छेद 21 ए के तहत। इसमें 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 22, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, उसे अपनी पसंद के वकील रखने का
अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है उसका कारण बताना होगा, और उसे गिरफ्तार करके अगर ले जाती है पुलिस, उसके पश्चात उसे अपनी मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। अपनी मनपसंद का वो वकील चुन सकता है। और दूसरा, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास तब पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसमें यात्रा का समय इंक्लूड नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर उसे पहुंचाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं, तो 24 6 28, यानी यात्रा का समय इसमें इंक्लूड नहीं है। अगला देखते हैं हम, अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। मानव तस्करी से मतलब है कि पहले कुछ कुप्रथाएं थी जिसमें लोगों की बलि दी जाती थी। और बंधुआ मजदूरी का मतलब है, बंधुआ मजदूरी बंधुआ मजदूरी से मतलब है कि किसी व्यक्ति के ऊपर फोर्स डाल के उसे जबरदस्ती कार्य कराया जाए, एक लंबे समय तक कार्य कराया जाए, तो ये बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी नहीं की जाएगी, और बंधुआ मजदूरी निषेध है। ये निषेध है, अगर कोई ऐसा कार्य ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी। 24, बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम का निषेध होगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका जाएगा। जो खतरनाक उद्योग होते हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्री होती है, लोहा फैक्ट्री जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, जैसे कोयले की खान होती है, इसमें बच्चे को कार्य करने की अनुमति नहीं है। कोयला खनन यानी भारी उद्योग, भारी उद्योग में बच्चे से कार्य नहीं कराया जाएगा। अगर कोई कार्य कराता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कोर्ट से सजा मिलेगी। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। यानी तुम धर्म को मान सकते हो, धर्म इसे मान सकते हो, अनुच्छेद 25 के तहत इसका प्रचार कर सकते हो, इसे अपना सकते हो। यानी अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके तहत हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, इसे मान सकते हैं। अनुच्छेद 26, इसमें कहा गया कि इसमें कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है। इसके अंतर्गत यज्ञ हवन तथा सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसके तहत कहा गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी नीति है। जैसे मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, चर्च बनाया, लेकिन ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस पर बैठकर हवन करो, नमाज पढ़ो, इसकी अनुमति नहीं दे सकता है। आप धार्मिक संस्थान बना सकते हो अनुच्छेद 26 के तहत, लेकिन वो भी विधिवत तरीके से। और ये नहीं है कि आप अनुचित तरीके से रोड पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो, हवन कर रहे हो। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन
से टैक्स नहीं लेगा। किसी विशेष समुदाय के लोग, जैसे हिंदू धर्म के लोग, अपना धार्मिक संस्थान बनाने के लिए या धार्मिक कार्य के लिए एक पूंजी इकट्ठी करते हैं, उसके ऊपर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। यानी जो धार्मिक कार्य के लिए पैसा इकट्ठा होगा, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी पैसों से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि उस सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, यानी सरकार के जो पैसे से, जैसे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार के पैसे से जो पोषित संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे यूनिवर्सिटी हैं बड़ी बड़ी सरकार के द्वारा, इसमें सिर्फ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं तथा उस भाषा जाति के धर्म के आधार पर किसी संस्था में जाने से नहीं रोका जा सकता। अल्पसंख्यक जो है वो अपनी भाषा सुरक्षित रखने के लिए, अपना धर्म सुरक्षित, अल्पसंख्यक का मतलब है, अल्प का मतलब होता है कम, संख्या का मतलब नंबर। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियन भारत में अल्पसंख्यक हैं, तो ये अपनी धर्म जाति और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ये संस्थान बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी चलाने के लिए धन देगी। यानी अल्पसंख्यक अपनी एक संस्था खोलेंगे और उसे चलाने के लिए सरकार कुछ राशि इन्हें पोषित करेगी, जिसमें ये अपनी भाषा सिखा सकते हैं, धार्मिक ज्ञान दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं इत्यादि। ये संस्था खोल सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और सरकार इन्हें कुछ राशि देगी। अगला क्या है? अनुच्छेद 31 पैतृक संपत्ति की चर्चा, जो मूल अधिकार या 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया। यानी जो पहले 7वां संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, उसका पहले जो जिक्र था वो था अनुच्छेद 31 में, इसे संविधान से हटाकर अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। 32 इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसमें मूल अधिकार का बनाने वाला अधिकार कहा जाता है, अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। यानी आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब। देश की सुरक्षा के लिए संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। जैसे देश में युद्ध की स्थिति हो तो कुछ स्थानों पर मिलिट्री रूल लग जाता है, उस जगह पर मीडिया के कुछ अधिकार कम हो सकते हैं, जो आम व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके वहां आवागमन पर रोक लगाई जा सकती है, तो उनके कुछ अधिकारों में कमी की जा सकती है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 34 भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है तथा उसे न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। यानी भारत में कहीं भी सेना का रूल लागू हो सकता है जब स्थितियां बिगड़ती हैं, आंतरिक या बाह्य युद्ध की स्थितियां बनती हैं, तो मिलिट्री रूल लागू किया जाता है, जिसके तहत
कुछ मौलिक अधिकार कम कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकार लागू होने की चर्चा। मूल अधिकारों को 7 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान में ये केवल 6 हैं और मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। वर्तमान में केवल ये 6 भारतीयों तथा विदेशियों के लिए, यानी भारतीय तथा विदेशियों के लिए जो दोनों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28। और जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 1, 2, 3, 4, 5 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो ये थी आज की हमारी मौलिक अधिकार की क्लास, जिसमें हमने देखा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसका जो प्रावधान था वो अमेरिका से लिया गया था, और मौलिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं, मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। और इसमें हमने आगे देखा था मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। जो मूल संविधान था उसमें मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया राजीव गांधी की सरकार में। और हमने देखा था भारत में अधिकार के प्रकार, तो मूलतः भारत में अधिकार 3 प्रकार के हैं। जैसे मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, संवैधानिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 से बाहर हैं, जैसे 3 से बाहर 300A संपत्ति का अधिकार, 301 अंतर्राज्यीय व्यापार का अधिकार, और अगला कानून या विधिक अधिकार जैसे मातृत्व अवकाश, ये संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून है। और उसके पश्चात हमने देखा था वर्तमान में भारत में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। हमने इसके विस्तार से एक एक आर्टिकल देखे थे। सभी क्लास को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।